में आओ ना आओ ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेलेक्ट हो जाए। मेन मकसद यही है कि तुम्हारा लोग का जीवन बन जाए। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके, तो आज हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, सॉयल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉयल क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये मिट्टी बनती कैसे है? तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जब पर्यावरण पढ़ेंगे हम लोग तो फिर देखेंगे उसमें कि एक सबसे पहले तो चट्टान बनती है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब शुरुआत में धरती बनी तो जो उसके बाहर मैग्मा आया, वो मैग्मा जब ठंडा हुआ तो एक चट्टान बनी जिसका नाम है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। फिर ये जो आग्नेय चट्टानें थी जब बाहर धरती पर आई तो इनको पानी भी झेलना पड़ा, हवा भी झेलनी पड़ी, और साथ में भूकंप सुकंप भी झेलना पड़ा। तो ये टूटती गई तो इनके जो टूट टूट के जो कण जमा होकर एक नई चट्टाने बनी, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। और जब अवसादी और इग्नियस रॉक दोनों ही दोबारा हीट और प्रेशर से उनका रूप बदल गया, तो एक नई तरह की चट्टान बनी जिसे हम लोग मॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टाने कहते थे। अब इन चट्टानों में जो छोटे छोटे जो वहां पर जो जीव होते हैं, लाइकेन होता है, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, इसके चट्टानों को थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। और साथ में जो वनस्पति होती है, तुम्हारा जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके मलबे भी उसमें साथ में मिलते रहते हैं। तो कई साल बाद, हजारों साल बाद वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो मिट्टी कुछ और नहीं है, चट्टानों के टुकड़े, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि अर्थ के सरफेस से डेवलप होते हैं, उन्हीं का मिक्सचर होता है। इसमें चट्टानों के भी मटेरियल होते हैं और पेड़ पौधों के भी मटेरियल होते हैं। और इसको बनने में जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो ये है कि किस जगह पर बन रही है, उसकी आकृति, भू आकृति, कौन सा मटेरियल है। ऐसा मटेरियल है जो चट्टान का कहीं वो बहुत सख्त तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसा है, बारिश कितनी हो रही है, हवा कितनी तेज चलती है, और वहां पर वनस्पति कैसी है, और वहां पर और छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव कैसे हैं। और समय, समय तो हर चीज के लिए चाहिए, हर निर्माण में समय लगता है, लेकिन विनाश में, विध्वंस में, बर्बाद होने में समय नहीं लगता। ठीक है। बिसाइड्स दिस ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस इज टू लव, इसको जो है मानव की जो एक्टिविटी जो है वो बनाती तो नहीं है लेकिन प्रभावित बहुत करती है मिट्टी को, उसको अपरदित करती है, उसका इरोजन होता है, डिग्रेडेशन होता है। अब सॉइल जो है उसमें आपको खनिज के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, ह्यूमस भी मिलेगा। ह्यूमस जानते हो ना क्या होता है? ह्यूमस, यस सर। सर जो लीव्स वगैरह होती हैं वो काफी डेड हो जाती हैं, उसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। गुड। तो वही है, जो तुम्हारे पत्तियां वत्तियां जो होती हैं उन्हीं के पार्ट को जो डेड हो जाती हैं उन्हीं को ह्यूमस कहते हैं। वाटर और एयर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की सॉइल है इस पर डिपेंड करता है कि इनका एक्चुअल अमाउंट कितना होगा। कुछ सॉइल जो होती हैं इनमें से किसी में ह्यूमस कम होता है, किसी में पानी कम होता है, किसी में हवा कम होती है, अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशंस सॉइल की होती। अब देखिए, इसको बनने में जो ये 5 फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक कि किस प्रकार की चट्टान से ये बनी है, वो ये पेरेंट रॉक डिसाइड करती है कि उसका कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कौन कौन से खनिज उसमें पाए जाएंगे, क्या कंटेंट होगा, और वो कितनी ज्यादा परमिएबल, मतलब पानी को जाने देगी या नहीं जाने देगी। क्लाइमेट में टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, और ये सब क्लाइमेट की चीजें डिसाइड करती हैं कि कितनी तेज गति से उस चट्टान का जो है वेदरिंग होगी या उसमें टूट फूट होगी। ये डिपेंड करता है कि पानी कितना बरस रहा है या टेम्परेचर कितना है। समय तो चाहिए ही चाहिए होता है।
जितना समय छोड़ दोगे, किसी चीज को नष्ट नहीं करोगे, किसी भी मिट्टी की थिकनेस उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मनुष्य ने किसी जगह मिट्टी पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है तो बहुत सालों में उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, और कैसा वहां पर फ्लोरा फौना और बाकी कितनी ऊंचाई पर है, ढलान पर है तो गिर जाएगी मिट्टी, अगर सपाट है तो मिट्टी इकट्ठा होती जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी जो है किस प्रकार का लैंड फॉर्म होता है, डिपोजिशनल या इरोजनल? मिट्टी कैसे बनती है? सर डिपोजिशनल होता है। डिपोजिशन। डिपोजिशनल, गुड। तो ये डिपोजिशनल होता है, डिपॉजिट होने से बनती है। इट इज डिपोजिशनल। हाँ गुड। अब लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रोफाइल, सो जो हम लोग देखते हैं मिट्टी, उनमें कई लेयर होती है। सबसे ऊपर को जीरो लेयर कहते हैं, उसके नीचे की जो मेन सरफेस होती है उसको ए हॉरिजॉन कहते हैं, उसके नीचे की जो सब सॉइल होती है उसको बी हॉरिजॉन कहते हैं, और जो सबसे नीचे सबस्ट्रेटम होता है उसको सी हॉरिजॉन कहते हैं, आखिरी में तो चट्टान जिस पर मिट्टी बनी है वो होती है। तो उसको इसी इसी चीज को क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो हॉरिजॉन ए क्या होती है, ये सबसे ऊपर का जोन होता है जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मिनरल मैटर्स के साथ मिलकर, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के साथ मिलकर वो प्लांट को ग्रोथ के जितने भी मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ मिनरल्स की भी, कुछ चीजों की, जैसे नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, ठीक है, तुम्हारा जो है बाकी के मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉप मोस्ट लेयर ये प्रोवाइड कराती है। हॉरिजॉन भी क्या होता है, ये सब ट्रांजिशन जोन होती है जो हॉरिजॉन ए और हॉरिजॉन सी के बीच में होती है, और कंटेन्स मैटर डिराइव फ्रॉम बिलो एज वेल। इसको दोनों तरफ से मैटर मिलता है, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाएगा, और लेकिन जो है इसके ऑल दो द मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड, इसमें जो मिनरल मैटर मिलता है वो थोड़ा सा वेदर्ड होता है, मतलब उसमें ज्यादा अपर्दन हो चुका रहता है। हॉरिजॉन सी क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। ये जो पेरेंट मटेरियल है उसके टुकड़े छोटे छोटे होते हैं जो मिट्टी में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, विस्तार वो एकदम जो है, जो तुम्हारी रॉक है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक। ये जो लेयर होती सबसे पहले यही बनती, और इसके ऊपर दो लेयर्स बनती। तो जो ये लेयर का अरेंजमेंट देखते हो इसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, और सबसे नीचे वो मूल चट्टान होती है जिस पर मिट्टी बनती है, ठीक है। अब हम लोग मिट्टियों के प्रकार को समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले समय में जो मिट्टियां थी दो ही प्रकार की होती थी, उपजाऊ मिट्टी या अनुपजाऊ मिट्टी, उर्वरा या ऊसर। ठीक, तो ऊसर क्या होता है, आप सब ये भी तुम्हारे हिंदी में आ सकता है, उर्वर का अपोजिट ऊसर, ठीक है। तो फर्टाइल होती थी या इनफर्टाइल, स्टेराइल होती थी। 16वीं सेंचुरी में एडी में सॉइल्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 16वीं शताब्दी से मिट्टियों को उनके अंदर जो गुण पाए जाते थे, या उनके जैसे जिस प्रकार के मिट्टी के दाने होते थे, या कलर होता था, या स्लोप ऑफ लैंड, उनके आधार पर भी वर्गीकृत किया जाने लगा। इन टेक्सचर और मेन सॉइल टाइप पर जो तुम्हारी मिट्टी थी उसको बलुई कहा गया, या चिकनी मिट्टी कहा गया, या दोमट मिट्टी कहा गया। अलग अलग प्रकार, सैंडी, क्लेई, सिल्टी, लॉम, ये एक्चुअली दाने कैसे होते हैं मिट्टी के उस पर डिपेंड करती है। और कलर के बेसिस पर किसी को लाल मिट्टी कहा गया, किसी को पीली मिट्टी कहा गया, किसी को काली मिट्टी कहा गया। इंडिपेंडेंस के बाद जो वैज्ञानिक सर्वे सॉइल्स के हुए उनको अलग अलग एजेंसियों ने किया। एक सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। उसने क्या किया था, दामोदर वैली में जो मिट्टियां पाई जाती थी उनका व्यापक पैमाने पर अध्ययन किया। और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे है एंड द लैंड यूज प्लानिंग, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर काम करता है। ये भारतीय मिट्टियों पर अध्ययन करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक बहुत ही प्रमुख संस्था है जो कि भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए रिसर्च करती है, ठीक है।
अपने जो एफर्ट है, इन देयर एफर्ट टू स्टडी सॉइल एंड टू मेक इट कंपेरेबल एट द इंटरनेशनल लेवल, आईसीएआर हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल। देखो इन्होंने क्या किया है, जनरली हम लोग ये जो टैक्सोनॉमी होती है, जो वर्गीकरण होता है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आईसीएआर ने भी कहा है कि जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने जमीनों के प्रकार को जिस तरह से नापा है, उस तरह से अगर जो भूमि का प्रकार, वो मिट्टी का प्रकार होता है, उस प्रकार में हमारे यहाँ इतने इतने परसेंट एरिया आते हैं। अब देखो हमारे यहाँ जो तुम दोमट मिट्टी जा पाओगे तो उसमें इन इन मिट्टी के 2-3 प्रकार तरह की मिट्टी आएगी, तो उनके यहाँ जो वर्गीकरण का आधार है वो अलग है, हमारे यहाँ वर्गीकरण का आधार है वो अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि इंसेप्टी सोल्स ये क्या है, ये एक प्रकार की सॉइल्स हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और ये वर्गीकरण इंडिया के वो उसके आधार पर नहीं है, ये यूएस का वर्गीकरण है। तो उसके आधार पर जो भी उसने चीज कैरेक्टरिस्टिक की, जैसे एरिड इलाकों में पाई जाती है, इनकी जो दाने ऐसे होते हैं, ज्यादा ज्यादा पानी नहीं होता है, तो इन सब ऐसी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप ये क्रम याद कर लीजिएगा बस, कि सबसे ज्यादा इंसेप्टी सॉल्व पाई जाती है, बाकी इसका कोई और ज्यादा जरूरत है नहीं। हमारे यहाँ दोमट मिट्टी है, उसमें भी इस प्रकार की थोड़ी मिट्टी पाई जाती है। हमारी दोमट मिट्टी में एंटी सॉल्स की भी थोड़ी बहुत प्रजाति पाई जाती है। तो हमारी दोमट मिट्टी में इनकी 2-3 वैरायटी मिक्स करके पाई जाती है, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण है उसका आधार यूएस के क्लाइमेट के अनुसार है, यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो अगर एक वो करोगे तो इंसेप्टिसोल्स, फिर एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टीसोल्स, एरिडीसोल्स, ठीक है, अल्टीसोल्स, तो सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, फिर ये ज्यादा इसमें और डीप जाने की कोई बहुत जरूरत है नहीं। ये हमारे यहाँ मुख्य प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एलुवियल सॉइल है, ये वाली जो है, इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग हिंदी में दोमट मिट्टी कहते हैं, जो कि नदियों के प्रवाह के द्वारा आकर जमा किए गई मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को कहते हैं दोमट मिट्टी। फिर जहां पर माउंटेन पाया जाता है, फॉरेस्ट पाया जाता है, वहां पर माउंटेन टाइप की मिट्टी और फॉरेस्ट टाइप की मिट्टी पाई जाती है। रेड एंड येलो मिट्टी, ये आप देख सकते हैं सूखे इलाकों में अक्सर ज्यादा पाई जाती है। ब्लैक मिट्टी दक्कन के पठार में, पूरे पठार में ब्लैक मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां लैटेराइट मिट्टी पाई, और एरिड इलाके मिट्टी तो केवल हमारे मरुस्थल में पाई जाती है, जहां पर थार का मरुस्थल है। तो ये मिट्टी का वर्गीकरण है कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें हम लोग इस तरह से देखते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल्स, लैटेराइट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स, पीटी सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो है वो हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर के मैदान, पूरा यूपी समझ लो, यहाँ दोमट मिट्टी ही ज्यादा पाई जाती है। और ये नदी घाटियों में जनरली देखते, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाए गए जो मटेरियल होते हैं उनसे बनती है, इसलिए इसको एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी कहा जाता है। हमारे भारत के पूरे एरिया में 40% एरिया तक ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है डिपोजिशनल सॉइल है, दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर, सिर्फ जानते ही हम लोग। एक नैरो गलियारे से ये राजस्थान में भी देखने को मिलती है, वहां से होते हुए ये गुजरात तक पहुंचती है, गुजरात के मैदानी इलाकों तक ये मिट्टी पहुंच जाती है। और प्रायद्वीपीय रीजन में आप देखोगे, पेनिनसुलर रीजन में, तो आपको ये डेल्टास के पास दिखाई देंगी, जो कि पूर्वी तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि कृष्णा के डेल्टा हैं, महानदी के डेल्टा हैं, गोदावरी के डेल्टा हैं। ये जहां जहां थोड़े बहुत मिट्टी के टुकड़े जमा करती हैं, दोमट मिट्टी वहां पाई जाती है। एलुवियल सॉइल का जो नेचर होता है वो सैंडी, लोमी से क्ले तक होता है। इनके जो मिट्टी के दाने होते हैं उनके आधार पर इनको जो है अलग अलग उस पर बांटा जाता है, जैसे बलुई थोड़ी हो गई, और फिर थोड़ी सी लोमी टाइप की हो गई, या फिर क्लेई टाइप की चिकनी मिट्टी हो गई। तो ये इनके दानों के आधार पर ये इसमें हर तरीके की वैरायटी पाई जाती है। इनमें पोटास बहुत ज्यादा होता है।
लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता। एक हमारे इंडिया की मिट्टियों में एक आप देखोगे फास्फोरस जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको फास्फोरस थोड़ा सा एरिड सॉइल में ही देखने को मिलेगा। पोटास ठीक ठाक मात्रा में सभी में मिलेगा, नाइट्रोजन की भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो, ये पूरा इलाका जो पीला वाला देख रहे हो ये एलुवियल सॉइल का इलाका है। ये जो ऐसे दिखाया है कोस्टल में, पूरा कोस्टल तो नहीं है, कुछ जगह तुमको सेलाइन लॉग सॉइल भी मिलेगी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कई कई जगह पर मिलेगा। तो ये पूरा इलाका क्या है, दोमट मिट्टी का इलाका। ये भी नहीं है, इस इलाके को इसने दे दिया सेलाइन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उसको कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके हैं, ब्रह्मपुत्र मिट्टी इलाके जमा करती, तो पूरा गंगा वाला है, ये सिंधु नदी की के द्वारा। ठीक है, अपर और मिडिल गंगा प्लेन में दो डिफरेंट टाइप की एलुवियल सॉइल होती है, एक हम लोग खादर और बांगड़। अब बताओ खादर और बांगड़ क्या होती है, अंतर बताओ, खादर क्या है, बांगड़ क्या है, बताओ भाई। सर खादर जो स्टोन की तरह रहता है, ऊपर से उतरते ही जो रहता है। खादर नई दोमट मिट्टी, हाँ, ये और हाँ, और बांगर पुरानी, यही मेन पुरानी बात जाता है, जैसे खादर नई और बांगर पुरानी। अब बताओ नदियों के आसपास अगल बगल खादर पाई जाएगी कि बांगड़ पाई जाएगी? सर नई वाली पाई जाएगी। नई वाली पाई जाएगी। तो खादर थोड़ा खादर दूरी बांगड़ पाई जाएगी। तो खादर नई एलुवियल सॉइल है, और ये जो है हर साल फ्लड आती है, बाढ़ आती है, ये मिट्टी जमा करके चली जाती है। और बांगर जो है वो पुरानी है, और ये थोड़ा जो फ्लड प्लेन है उससे पहले, जहाँ पहले बाढ़ आती थी वहां पर है, अब बाढ़ वहां आती नहीं, तो वो पुरानी वाली जो मिट्टी है वो बांगड़ हो जाती है। खादर और बांगड़ दोनों में आपको कैल्सियस कंसंट्रेशन मतलब कंकड़ देखने को मिलते हैं। ये जो सॉइल्स होती हैं आर मोर लोमी एंड क्लेई इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्म। तो ज्यादा ये लोमी और क्लेई प्रकार की होती हैं, बलुई प्रकार, क्योंकि ज्यादा देखो बलुई वहां होंगी जहां पर पानी कम रहेगा, जहां ज्यादा रहेगा वहां लोमी क्लेई ही दिखाई देंगी। ठीक है, और जो सैंड है कंटेंट डिक्रीज। अब देखोगे वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाओगे तो बालू की जो मात्रा होगी वो घटती चली जाएगी, क्योंकि सूखे इलाके इधर ज्यादा है, तो इधर बालू तुम्हारा पानी कम बरसता है, तो यहाँ बालू ज्यादा देखने को मिलता है। तो सैंड कंटेंट हमेशा तुमको पूर्व पश्चिम में ज्यादा मिलेगा, पूरब में कम। और जो कलर है एलुवियल सॉइल का वो आपको लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे तक देखने को मिलेगा, और इसके शेड जो होंगे देख जो उसके डिपेंड करेंगे कि उसका डिपोजिशन कितना मोटाई है, कितना ज्यादा मिट्टी जमा हुई है, इसके जो मटेरियल है उसका खुद का टेक्सचर कैसा है, और कितना समय लिया है, अभी वो कितने समय से जमा हो रही है। और यही सॉइल जो होती है जिसमें बहुत ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। क्यों? एक तो ये खुद भी बहुत उपजाऊ होती है, साथ में बगल में पानी होता है, तो कृषि आराम से होगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल। ये पूरे के पूरे जो दक्कन प्लेट्यू है वहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको महाराष्ट्र के इलाके मिल जाएंगे देखने को। महाराष्ट्र का तो समझ लो पूरा ही है ऑलमोस्ट, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। गोदावरी और कृष्णा के ऊपरी इलाकों में और नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत गहरी है, मतलब सबसे ज्यादा जमाव यही हुआ है। गोदावरी जहां पर नासिक के पास, कृष्णा जहां पर तुम वो महाबलेश्वर के आसपास, और दक्कन के नौ उत्तरी और वेस्टर्न पार्ट में। ये इस सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉटन की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है ये सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है वो क्लेई, ज्यादा चिकनी होती है और बहुत डीप होती है, इसमें पानी जो है इम्परमिएबल। देखो जो भी चिकनी मिट्टी होगी, कीचड़ टाइप की होगी, उसमें पानी नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो बहुत छोटे दाने होंगे तो पानी जाने नहीं देंगे, सबसे मोटे दाने बलुई मिट्टी में होते हैं, उसके उससे कम होते हैं लोमी मिट्टी में, और सबसे कम होते हैं क्लेई मिट्टी में। तो जो क्ले ब्लैक सॉइल क्या है, उसमें क्ले की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और इसी वजह से पानी इसमें रुका रहता है, और जब इसमें पानी डाला जाता है ये फूल जाती हैं, और जब ये सूखी होती हैं तो ये पिचक जाती हैं, इसीलिए दरार देखने को मिलती है। ठीक है, तो बड़े बड़े वाइड क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे।
ये देखिए पूरे के पूरे महाराष्ट्र में है, एमपी में भी अच्छी खासी इलाके में है, गुजरात के कुछ इलाके में है, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके में है, और तमिलनाडु तक बोला है लेकिन दिख नहीं रहा इस मैप में। गुजरात में है, कर्नाटका में कुछ इलाकों में है। अब ये जो सॉयल है इसमें सेल्फ प्लॉइंग क्या होती है? आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में जाकर उसको कोड़ते हैं, ठीक है, तो दरार आती है तो हवा ऊपर, इसमें ऑटोमेटिक दरार आ रही है, ठीक है। और इसी करेक्टर के कारण ये बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये जो है मॉइस्चर को धीमे से एब्जॉर्ब भी करती है और धीमे धीमे छोड़ती भी है। तो ब्लैक सॉइल में आपको मॉइस्चर लंबे समय तक देखने को मिलेगा और इसकी वजह से ये फसल के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। और इवन ड्यूरिंग ड्राई डे सीजन भी आपके इसके अंदर मॉइस्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका पानी बहुत नीचे नहीं जाता, पानी उसी में रहता है। अब देखोगे ब्लैक सॉइल जो है उसमें आपको लाइम देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, मैग्नीशिया देखने को मिलेगा और एल्यूमिना देखने को मिलेगा, इसमें पोटाश भी देखने को मिलेगा। फिर बताए थे हम कि ज्यादातर हमारी मिट्टियां कैसी हैं, उसमें फास्फोरस कम रहेगा, तो इसमें भी फास्फोरस कम रहेगा, नाइट्रोजन भी कम रहता है और ऑर्गेनिक मैटर भी कम रहता है। देखो नाइट्रोजन कैसे आएगा, कहीं पर अगर कहीं पर नाइट्रोजन आने के लिए वहां पर ऑर्गेनिक मैटर्स होने चाहिए, ह्यूमस ठीक ठाक होना चाहिए। अगर वो दूर है, पेड़ पौधे कम हैं, तो नाइट्रोजन की ऐसे ही डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और फास्फोरस की जो चट्टानें होती सूखे इलाकों में ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए फास्फोरस भी आपको यहाँ देखने को कम मिलता है और हम फास्फोरस बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और इसकी कलर तुम देखोगे तो बहुत ही डीप ब्लैक से लेकर ग्रे टाइप की इसके कलर होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी दो क्या हो गई, ब्लैक। इनके आप लोग ये याद रखिएगा किसमें क्या पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। ब्लैक सॉइल में क्या पाया जाता है, किसमें फास्फोरस हमारी मैक्सिमम मिट्टियों में नहीं देखने को मिलेगा और नाइट्रोजन भी नहीं देखने को मिलता है जनरली। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल जो है वो डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ऐसे इग्नियस रॉक, आग्नेय रॉक जो क्रिस्टल मतलब जो तुम्हारे क्रिस्टल से बने हैं, जहां पर रेनफॉल कम हुआ। इसका मतलब रेनफॉल कहाँ कम होता है, दक्कन के पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी पार्ट में, और जो वेस्टर्न घाट का पिडमंट जोन होता है। पिडमंट जोन क्या होता है, जब भी कहा जो उसके चरण होते हैं जहां पर वेस्टर्न घाट उतरता है, उसी जोन को पिडमंट जोन कहते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट वहां पर तुम देखोगे ये तुमको देखने को मिलेगी। इसमें जो सॉयल होती है वो लोमी टाइप की होती है, जिसके दाने क्लेई वाले से मोटे होंगे। येलो एंड रेड सॉयल्स आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट, आपको उड़ीसा में देखने को भी मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी, और दक्षिण मिडिल गंगा के, मध्य गंगा के दक्षिणी इलाकों में, मतलब कहाँ पर, रीवा वहां देखे हो, रीवा वहां के पास, जी भैया। वहां भी देखने को मिलेगा। रीवा, मिर्जापुर है तुम्हारे यहाँ लाल मिट्टी, हाँ भैया है। विंध्याचल। हाँ हाँ है, हाँ, लाल मिट्टी तो भी है जो भैया, और सॉयल, हमारे क्षेत्र में तो काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी वहां पहुंचा दी है। हाँ हमारे चलो हमारे बस, यहाँ इसीलिए छनवर उसको बोलते हैं भैया, काली मिट्टी हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, बाकी उधर सब लाल मिट्टी ही है। ओके। ये जो सॉयल है वो डेवलप करती है एक रेडिश कलर, इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है इनके जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और ये येलो क्यों होती हैं, क्योंकि जब इसमें पानी मिल जाएगा तो ये येलो, हाइड्रेटेड फॉर्म में देखोगे जब इसमें पानी मिला रहेगा तो येलो दिखाई देंगी। तो जो फाइन ग्रेन रेड है और येलो सॉयल्स हैं ये फर्टाइल तो होती हैं, और जहां पर मोटे मोटे दाने पाए जाते हैं, फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज, वहां पर जहां दाने मोटे हो जाएंगे वहां पर इनकी जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी घट जाती है। अब हमने जैसे बताया कि अब यहाँ तो वैसे भी, अब बताओ जहां पानी कम है, बारिश कम हो रही है, वनस्पति होगी कम कि ज्यादा होगी, कम होगी। कम होगी भैया। ह्यूमस क्या, ह्यूमस कम होगा, तो ये ह्यूमस कम है। जहाँ ह्यूमस कम होता है जनरली वहां नाइट्रोजन भी कम देखने को मिलता है, और फास्फोरस तो पूरे इंडिया में ही कम देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये नाइट्रोजन में भी कम है, फास्फोरस में भी कम है और ह्यूमस में भी कम है। ये देखो, ये तुम्हारा जो है पूरा का पूरा कहाँ तक फैली है, ये इवन इन इलाकों तक भी फैली हुई। ये पूरा का पूरा उन जगहों पर जहाँ पानी थोड़ी कम बारिश होती है उन जगहों पर है। ठीक, अब आता है लैटेराइट सॉइल। ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां खूब बारिश तो होती है लेकिन वो बारिश रुकती नहीं है, वो बारिश निकल जाती है। या तो मिट्टी इतनी ज्यादा नीचे तक पोरस होती है कि नीचे ही पानी चला जाता है ग्राउंड लेवल पर, या ढलान के द्वारा कहीं बह जाता है। उन जगहों पर लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लैटर, इसका मतलब होता है ब्रिक्स। इसका मतलब इन मिट्टियों से ईंटें बनाना बहुत सही होता है। ठीक है, तो ये लैटेराइट सॉइल कहाँ डेवलप होती है? जहाँ टेम्परेचर भी हाई रहता है और रेनफॉल भी हाई रहता है। और या इसकी दीज अब ये जो है ट्रॉपिकल रेन इतना बरसती है कि इसमें लीचिंग मतलब इनके साथ जो भी मटेरियल होता है नीचे बहुत चला जाता है। तो जब इसके साथ वो सारे मटेरियल चले जाएंगे जो पानी में घुल जाते हैं, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, है कि नहीं? तो इसमें विद रेन लाइम और सिलिका जो है वो लीच्ड अवे, या तो घुलकर नीचे जाना होगा तो नीचे, नहीं तो बह जाएंगे ढाल से। और एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो नहीं घुलते वो ऊपर रह जाते हैं। अब इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो कैसे हटा दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि लैटेराइट सॉइल में आपको लगेगा कि ह्यूमस ज्यादा होता है, पर नहीं होता है, कम होता है। क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और इस हाई टेम्परेचर में, और जो कि ह्यूमस कंटेंट को, चूंकि मिट्टी पानी बह जाता है तो जो भी बैक्टीरिया ह्यूमस वगैरह तोड़ते हैं वो भी जल्दी बह जाता है इनके साथ। ये सॉइल जो होती हैं इनमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, नाइट्रोजन कम होता है, फॉस्फेट और कैल्शियम कम होता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटास अच्छी खासी मात्रा में होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको उल्टा लगेगा लेकिन यही सच है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, क्योंकि ये मेनली ढलानी इलाकों में ही, पहाड़ी इलाकों के ही आसपास देखने को मिल रही है हमारे यहाँ। तो ये देखो लैटेराइट सॉइल, मेनली ये दो इलाके हैं, बाकी तो ऐसे ऐसे हल्के हल्के दे दिए हैं, लेकिन ये इलाके, एक वेस्टर्न घाट वाला और एक जो है इधर मेघालय चेरापूंजी वाला। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन इलाकों में भी बारिश ठीक ठाक मात्रा में होती है और थोड़ा बहुत ये भी पहाड़ी इलाका है कि नहीं, ईस्टर्न घाट, यहाँ वेस्ट बंगाल के पास में भी बहुत बारिश। तो ईस्टर्न घाट के इलाकों की वजह से यहाँ भी लैटेराइट सॉइल डेवलप हो गई है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब बताओ कि अगर इनके पास ना ह्यूमस है, ना नाइट्रोजन है, ना कुछ है, तो क्या ये खेती योग्य होंगी? नहीं है। नहीं भैया। लेकिन इसमें जो है गोबर सोबर मिला के, खाद वाद मिला के इनको खेती योग्य बनाया जाता है। रेड लैटेराइट सॉइल जो होती हैं, तमिलनाडु में रेड लैटेराइट सॉइल पाई जाती हैं, हाँ आंध्र प्रदेश में और केरला में ये जो है काजू की खेती के लिए मुफीद होती हैं। याद रखिएगा, रेड लैटेराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में है, जो काजू की खेती के लिए फायदेमंद होती हैं। लैटेराइट सॉइल का इस्तेमाल ईंटें बनाने में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा काट भी लेते हैं लोग। These soils have mainly developed in the higher areas of the peninsula. देखो, ये हाई जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं इनके हायर एरियाज में ही डेवलप इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो है ढलानी, जहां वाटर रुक जाएगा, जहां दलदली टाइप का होगा, वो लैटेराइट सॉइल नहीं होगी। जहां पर पानी बह जाएगा वही लैटेराइट सॉइल होती है। लैटेराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। अब हम लोग सूखे वाले पे आते हैं, एरिड सॉइल। इसमें फास्फोरस देखने को मिलना चाहिए। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ये लाल से ब्राउन होती है कलर में, और ये जनरली बलुई प्रकार की होती हैं और थोड़ा सलाइन होती हैं। सलाइन क्यों होती हैं? जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो क्या छोड़ेगा इसमें? सैलिनिटी भैया रहेगी। So in some areas the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. इतना salt होता है
कि लोग वहां नमक बनाते हैं। सांबर झील के इलाकों में देखो नमक बनता है ना वहां पे। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एसिलरेटेड इवेपोरेशन, अब इसमें भाई ह्यूमस तो वहां होने की गुंजाइश ही नहीं है। ह्यूमस हो सकता है और मॉइस्चर भी नहीं होगा, इतना गर्मी रहती है, ड्राई क्लाइमेट रहता है, बारिश होती नहीं तो मॉइस्चर आएगा कहाँ से। नाइट्रोजन भी नहीं होता है, लेकिन फॉस्फेट कंटेंट नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जैसे कि बाकी जगह पुअर देख रहे हो, यहाँ फॉस्फोरस नॉर्मल पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है इनसफिशियंट है। लोअर हार्जन्स में देखोगे, जहां नीचे के लेयर्स पर देखोगे तो कंकड़ की लेयर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि नीचे के जगह पर कैल्शियम के कंटेंट ज्यादा है। और जो कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन, अब इससे क्या होगा, नीचे कंकड़ है तो क्या वो पानी को नीचे जाने देंगे? ठीक है, वो नहीं जाने देंगे। और and as such when irrigation is made, the soil moisture readily available for the sustainable plant growth. The concord layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water, and as such when irrigation is made available, thus अथवा अगर वहां पर सिंचाई दोगे तो सॉइल मॉइस्चर ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि नीचे तो पानी जाने नहीं देंगे कंकड़, और इसकी वजह से रहेगा भाई। हाँ सर, तुम्हारा सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ वहां पर अगर सिंचाई देने पर की जा सकती है। एरिड सॉइल्स ये राजस्थान में मेनली पाई जाती है, वेस्टर्न राजस्थान में। और ये सॉइल जो होगी इसमें ह्यूमस नहीं होता है और ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होती, ये देखो बस यही इलाके में पाई जाती है, थार डिजर्ट में। अब आता है सेलाइन सॉइल, दे आर ऑल्सो नोन एज ऊसर सॉइल, एकदम ही अनुपजाऊ होती है। सेलाइन सॉइल्स कंटेन इसमें क्या पाया जाएगा? ज्यादा साल्ट पाए जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और इसकी वजह से जहां सोडियम होगा वहां पर पौधा उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। नहीं। सोडियम वाले इलाके में कौन सा पौधा हो सकता है? मैंग्रोव वाले। ठीक है, तो इसलिए ये इनफर्टाइल होते हैं। तो ये जहां पर होंगी वहां मैंग्रोव वन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे भैया। यस सर। सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। तो इसकी वजह से तुमको बाकी के पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सॉल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा ड्राई होता है और ड्रेनेज भी अच्छे से नहीं हो पाता है, पुअर ड्रेनेज की वजह से सॉल्ट ज्यादा होता है। ये एरिड और सेमी एरिड इलाकों में और जहाँ पर पानी रुके होते हैं या दलदली इलाकों में देखने को मिलती है। और जो इनका स्ट्रक्चर होगा इस मिट्टी का, वो सैंडी से लोमी होगा, मतलब क्ले चिकनी मिट्टी वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, सैंडी होगा और लोमी होगा, थोड़ा मोटे मोटे दाने होते हैं। इसमें नाइट्रोजन कम पाया जाता है और कैल्शियम भी कम पाया जाता है। और ये मेनली कहाँ पाई जाएगी? कच्छ, तुम्हारा वेस्टर्न गुजरात में जो कच्छ के डेल्टा है, कच्छ का इलाका है, और जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का इलाका है, वहां पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा साउथ वेस्ट मानसून होता है उसकी वजह से साल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एरिड इलाकों से यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जाके इनकी मिट्टी में जमा हो जाते हैं। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा, अब तुम यहाँ देखो कि जब तुम्हारा ये यहाँ पर साल्ट कहाँ से आता है? समंदर का पानी बगल में ही है, वो यहाँ पर आएगा तो मिट्टी में साल्ट छोड़ के जाएगा कि नहीं? है कि नहीं? तो इसकी वजह से आती है। और जहां पर इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन, क्या होता है? एलुवियल सॉइल भी सलाइन बन जाती है। मतलब हम लोग इतना ज्यादा वहां पर छिड़काव कर देते हैं फर्टिलाइजर्स का वगैरह का कि वो जो चीजें एरियाज होते हैं उनकी मिट्टी अपनी नेचुरल फर्टिलिटी छोड़ देती है और वहां साल्ट ज्यादा जमा हो जाते हैं। ज्यादा इरिगेशन करोगे तो क्या होगा? जो ऊपर के जितने भी चीजें जो नमक पानी में मिलके तुम्हारा चली जाएंगे, लीच हो जाएंगे, या साल्ट वहां यहाँ पर हाइयर इवेपोरेशन होने लगेगा तो साल्ट वहां पर बच जाएगा ऊपर के लेयर्स पर। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन which result in the deposition of salt on the top। अब क्या होता है कैपिलरी एक्शन? क्या होता है पता है तुम लोगों को? नीचे से ऊपर सर, तो इन अगर ट्यूब में से पानी ऊपर चढ़ने लगता है। हाँ ऊपर चढ़ने लगता है। तो जहां ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है तो क्या होता है कि नीचे से जब पानी ऊपर की तरफ आने लगता है तो नीचे से जो सॉल्ट वगैरह लाके ऊपर जमा कर देते हैं। ये सबसे तुम्हारे एरियाज कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, वहां पर इनको कहा जाता है कि अगर आपको सैलिनिटी खत्म करनी है तो जिप्सम मिला दीजिए। जिप्सम क्या करेगा? सलाइन को की सैलिनिटी खत्म कर दे।
जिप्सम अभी एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ किस एरिया में फार्मर्स को सलाह दिया जाता है कि वो अपनी मिट्टी में जिप्सम मिलाएं, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे इलाके हैं, कच्छप रण है, सुंदरबन के डेल्टा हैं, और तुम्हारा ये जो छोटे छोटे और इलाके हैं जहाँ पर डेल्टा के पास के इलाके हैं, गोदावरी कावेरी, जो जहाँ पर डेल्टा मिलता है समंदर से उसके पास का इलाका। पीटी सॉयल, ये वो सॉयल है जो जहाँ बारिश बहुत हो रही है लेकिन पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, तो लगातार जो है यहाँ पर आपको ढेर सारा ह्यूमस मिलेगा। तो हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन वो बह नहीं पाते, जा नहीं पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमीन ऐसी रहती है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल ढेर सारा डेड होके पड़ा है, और ज्यादा ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा है सॉइल में, ठीक है, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उतना बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा ही बन के पड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल्स में इवन 40 से 50% यहाँ ऑर्गेनिक तुम्हारा मैटर, लकड़ी वकड़ी सब तुम्हारा पेड़ पौधे वहां जमा रहते हैं। ये जो सॉइल्स होती हैं हैवी होती हैं, कलर में ब्लैक होती है। बहुत से प्लेसेस में दे आर एल्कलाइन ऑल्सो, इट अकर्स वाइडली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार के उत्तरी इलाकों में, उत्तरांचल के दक्षिणी, उत्तरांचल का इलाका देखते हो तराई वाला, बिहार का उत्तरी इलाका क्या है, जहां पहाड़, जहां पर तराई वाले इलाके होते हैं, जहां पर यूपी के भी कुछ इलाके नेपाल से मिलते हैं, वो भी तराई वाले इलाके हैं, है ना, उन्हीं जगहों पर तुमको ये मिलेगी जहां पर दलदली टाइप की मिट्टी, जहां पर ढाल, अब जैसे पर्वत जो है जहां पर हिमालय खत्म होता है वहां से शुरू होता है, वहां पर बहुत सा ऐसा इलाका पानी आके इकट्ठा हो जाता है, और चूंकि स्लोप उतना नहीं होता है तो वो बह नहीं पाता, तो उन जगहों पर ही आपको इस तरह की, और ऊपर से ढेर सारे पेड़ पौधे टूट टाट के भी आ रहे हैं, उनके भी मटेरियल आ रहे हैं जो इकट्ठा होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से, और क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन, हिमालय के नीचे आओगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, तो कंडीशन वेजिटेबल की ग्रोथ के लिए बहुत होती है। तो याद रखना पीटी सॉइल और लैटराइट सॉइल में यही अंतर है कि दोनों उन इलाकों में पाई जाती है जहां बारिश ज्यादा होती है, लेकिन एक में पानी ड्रेन हो जाता है और दूसरे में पानी इकट्ठा रहता है, ड्रेन नहीं होता। तो अब बताओ कि अभी हमने क्या पढ़ा था, लैटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, कम होता है। ठीक है, और पीट वाले सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। यही पीटी सॉइल बहुत ज्यादा दिन तक जब पृथ्वी के नीचे दब जाएगी तो या तो तेल का रूप ले लेगी या तो कोयला बन जाएगी, है ना। और उसके बाद अब आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये जो है आपको फॉरेस्ट सॉइल कहाँ बनती है, फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ अच्छा खासा बारिश होता है। ये जो सॉइल होती है इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार के माउंटेन एनवायरनमेंट में ये बनी है। ये लोमी भी होती हैं, सिल्टी भी होती हैं ऑन वैली साइड्स, और ऊपर के स्लोप्स में तुमको बड़े बड़े दाने भी देखने को मिलेंगे, कोअर्स ग्रेन्स भी देखने को मिलेंगे। स्नो बाउंड एरिया में हिमालय में आपको देखने को मिलेगा कि इन मिट्टियों का ढेर सारा जो है अपर्दन देखने को मिलेगा, और जहां पर लो ह्यूमस कंटेंट है वहां पर एसिडिक भी सॉइल देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट सॉइल कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। और दीज सॉइल्स फाउंड इन द लोअर वैलीज आर, जो लोअर वैलीज में पाई जाती हैं सॉइल, वो क्या होती हैं, वो होती हैं फर्टाइल, मतलब निचले इलाकों में वो बहुत उपजाऊ भैया, होती है। हाँ हेलो बोलो। भैया, पीटी सॉयल भी भैया एसिडिक होती हैं, जो है बहुत ज्यादा अत्यधिक अम्लीय होती हैं ये भी। पीटी सॉइल भी एसिडिक होती है, ठीक है, जी लेकिन यहाँ पर देखो कि एसिडिक भी है और ह्यूमस कंटेंट कम है, ठीक है, वहां पर जी एसिडिक है और ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है। सर डेनुट्रेशन क्या है? डेनुडेशन मतलब कोई भी चीज वहां पे ऊपर की लेयर को, जब तुम्हारा ग्लेशियर आएगा ऊपर की लेयर पे क्या होता है, पहाड़ों में अपर्दन ज्यादा होता है कि नहीं, वो ऊपर की लेयर हट जाती है, जी कवर जो है वो हट जाती है, इसको डेनुडेशन कहते हैं, कि उसके जो है सॉइल का बार बार कटान होना, लैंडस्लाइड जैसे तुम ले लो, ठीक है, समझ में आया डेनुडेशन का मतलब, डिन्यूड करना, मतलब ऊपर उसको न्यूड करना ऊपर की लेयर को, ठीक है। भैया, इसमें भैया ये भी कह सकते हैं कि इससे पहाड़ों पर से जैसे जो डेनुडेशन होता है तो बालू का भी रूप ले लेती हैं आके जो है नदियों में। हाँ
तो वो तो टूटता रहता है ना, कण आके जमा होते रहते हैं, छोटे छोटे कण ही तो बालू है, जी। क्या है। जी जी। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन। हम लोग देख सकते हैं कि सॉयल टेक्सचर, क्वालिटी और नेचर जो है वो अलग अलग, हम लोग कैसा पेड़ होगा उस तरीके से वहां पौधा, सॉरी जैसी मिट्टी होगी उस प्रकार से वहां पर पौधे उगते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारी ये पेड़ टाइप जो तुम्हारा मिट्टी है, इनको बचाना बहुत जरूरी है, इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। और सॉयल डिग्रेडेशन क्या होता है ये हम लोग जानते ही हैं, कि मिट्टी की जो उत्पादकता है उसको खराब करना, कम करना, उसकी पोषक पदार्थ को उससे जो है छीन कर कहीं और ले जाना, उसके पोषक पदार्थ को कम करना, यही सब क्या होता है, मिट्टी का निम्नीकरण या सॉयल डिग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, और इसका हम लोग मिसयूज जब करते हैं किसी भी चीज का या इरोजन करते हैं, सोचो हमें लगता है कि हमें प्रकृति की हर चीज पता है और हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं। और सोचो हम खुद प्रकृति के उत्पाद हैं, क्या हमें प्रकृति की हर चीज पता होगी उस लेवल की? तो कभी कभी हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके अकॉर्डिंगली अपने डेवलपमेंट को थ्रू नेचर वो करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, सस्टेनेबल होता है। अब मिट्टी की प्रकार खराब कर रहे हो, आपको पता है पंजाब में कितने कैंसर होते हैं लोगों को, वहां पर इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो मैक्सिमम मरीज कैंसर के पंजाब में आते। तो ये सब आजकल चीजें आजकल तो भैया हर एक जगह जो है क्या कहते हैं फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल हो रहा है जो यही है। तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये एक ये डिबेट होनी चाहिए कि हम, अब सोचो इस समय हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे मर रहे हैं हार्ट अटैक से, क्या हम इस पर चर्चाएं सुन रहे हैं? लोग जिम पर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जो कहीं, क्या हमें ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए? आखिर मुद्दे में ये होना चाहिए ना कि आखिर क्या वजह है, सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हम मर रहे हैं। सारे मुद्दे गायब होकर अजीब अजीब बातें हो रही है इस समय, लगता ही नहीं कि देश में कोई मुद्दा ही है, सब हरा हरा है। Soil degradation is the main factor leading to the depleting soil resource base. अब soil degradation की वजह से जो soil resource base है इंडिया का, वो धीमे धीमे घट रहा है। और जो डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग, अब सपोज करो जहां ढलान होगा वहां सॉइल जल्दी टूटेगी, तो वहां बचाना ज्यादा जरूरी है। हवा जहां तेज होगी वहां पर भी सॉइल जल्दी खराब होगी, या जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी वहां भी सॉइल के खराब होने की दर ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? टॉप सॉइल उड़ जाएगी, बहा ले जाएगा पानी। होता है ना, मिट्टी उट्टी तुम देखते हो, बारिश होती है तो ऊपर का लेयर गड्ढा बन जाता है, सब बह जाता है पानी के साथ। तो जो डिस्ट्रक्शन है सॉइल कवर का, उसी को, जब उस सॉइल का ऊपर का कवर खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर। अब देखो, एक तरफ मिट्टी बन रही है, एक तरफ मिट्टी नष्ट हो रही है। अब अगर बनने की दर नष्ट होने की दर से ज्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बनने की दर नष्ट होने की दर से कम है तब क्या होगा? जो हमारी पूंजी है वो भी चली जाएगी, हमारी मिट्टी है वो भी चली जाएगी। तो जनरली प्रकृति ने क्या किया था, एक बैलेंस बनाया हुआ था कि जितने मिट्टी बनेगी उसी हिसाब से जाएगी, पर उसमें आ गया मानव। अब वो क्या किया, इस मिट्टी बनेगी, चलो कोड़ इसको निकाल लो, ईटा बना लो, इसको मिट्टी बनी, चलो निकाल लो, घर बना लो। ये चीजें करके, याद यहाँ पर खोद कर यहाँ पर फैक्ट्री डाल लो, तो उस दर को हमने प्रभावित किया। ठीक है, और उसकी वजह से मिट्टी जो है वो, उसका जो रिमूवल है, उसका रेट ऑफ रिमूवल है वो बढ़ गया और मिट्टी का जो है इरोजन बढ़ने लगा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ह्यूमन पॉपुलेशन एक लेवल था प्रकृति ने। आप सोच लो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हमारी जो ग्रोथ हुई है वो मतलब बहुत ज्यादा है। इतना प्रकृति को किसी एक प्राणी को झेलने के लिए प्रकृति आदि नहीं है कि 8 अरब लोगों को झेल रही है, और ये बढ़ी भी रही है। तो एक लेवल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से और जमीन की डिमांड बढ़ी है, और जितनी जमीन की डिमांड बढ़ेगी फॉरेस्ट उतना कटेगा, फॉरेस्ट जितना कटेगा या खेती के लिए कटेगा उतनी ही जमीन और अपर्दित होगी।
विंड, दो एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, एक होता है हवा और एक होती है पानी। दोनों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा जब भी होगी उसमें फोर्स होता है, उस फोर्स के द्वारा ऊपर का जो सॉइल होता है उसको, उस पर वो फोर्स लगता है और ऊपर की सॉइल जो है वो वहां से हट जाती है, बह जाती है, हवा और हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। विंड इरोजन कहाँ ज्यादा होगा, सूखे इलाकों में और सेमी एरिड रीजन में। और जहां ज्यादा बारिश होगी और बहुत बढ़िया स्लोप होगा वहां कौन सा इरोजन ज्यादा होगा, वहां वाटर इरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर इरोजन बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत से हमारे अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि और इसकी वजह से क्या देखते हैं हम, एक गली इरोजन होता है। गली इरोजन क्या होता है, बीच में एक गड्ढा बन जाता है और पूरी मिट्टी बह जाती है और गड्ढा बढ़ता चला जाता है। या शीट इरोजन होता है, पूरी की पूरी ऊपरी सतह ही हट जाती है। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर अ हैवी शॉवर एंड द सॉइल रिमूवल इज नॉट इजीली नोटिसेबल। शीट इरोजन जो होता है लेवल लैंड्स में देखने को मिलता है, जब बहुत बारिश हुई और ऊपर से पानी आया, उसने लैंड के पूरे शीट को ही, जैसे तुम्हारी बेडशीट होती है उसी तरह सॉइल की शीट होती है, पूरी शीट को हटा दिया। जब पूरी शीट को हटा दिया तो आपको दिखने को नोटिस नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर की पूरी परत चली गई। लेकिन अगर बीच में गड्ढा हो गया तो नोटिस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन ये हार्मफुल होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊपर की उपजाऊ परत को ले उड़ता है। गली इरोजन आपको देखने को मिलेगा जहां पर स्लोप ज्यादा है, गलीज डिपेंड। अब क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा। अब देखो जहां पर लेवल होगा वहां पर पानी जो है पूरी जगह पर एक ही स्पीड से आएगा कि नहीं आएगा, कि किसी बताओ। और अगर स्लोप होगा तो जो पानी है स्लोप के अकॉर्डिंग उस जगह पर ज्यादा ज्यादा आएगा जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो जब पानी हर जगह पर एक ही फोर्स से आएगा तो पूरी की पूरी परत पर एक फोर्स लगी, पूरी परत जाएगी। लेकिन अगर पानी किसी एक खास पॉइंट पे ज्यादा फोर्स दे रहा है तो उस जगह पर गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यस सर। जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगा, वहीं पर गली इरोजन गली बन जाएगी पतली सी। ठीक है, तो गलीज जो है धीमे धीमे बारिश होगा गड्ढा और बढ़ता चला जाएगा। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बीच में आपको दो टुकड़ों में बांट देगा, बीच में नाला बहने लगेगा और फिर वहां पर कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर ये जो डीप गलीज हैं और ये जो गलीज चौड़ी होती जाएंगी तो बीहड़ का रूप ले लेंगी। और ऐसी टोपोग्राफी को क्या कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। और ये आपको चंबल की जगहों पर मिलेगी, इस तरह की खराब भूमि। इसके अलावा देयर आल्सो, आप तमिलनाडु में भी इसको देखने को पाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी देखने को पाएंगे। और हम आप देखोगे हर साल 8,000 हेक्टेयर जमीन जो है बीहड़ों की वजह से खराब हो रही है। सॉइल इरोजन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की और इसके निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, रिवर्स में पहुंच जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी घट जाती है। मतलब कि जो रिवर में पहुंचेंगे तो रिवर की तली को ऊपर उठा देंगे कि नहीं उठा देंगे, वहीं जमा हो रहा है। तो ये पहले नदी यहाँ तक थी, नदी का लेवल उठ जाएगा तो बाढ़ भी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। पहले नदी इतनी गहरी थी, फिर यहाँ पर जमा हो गया, पूरा तलहटी इसकी बढ़ गई तो पानी ऊपर उठ के जाए, बाढ़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। यस सर। तो इसकी वजह से वहां डिपॉजिट होते हैं और बाढ़ भी करते हैं, फ्लड्स भी आप देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को डैमेज भी करते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर काजेज है ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह किसकी वजह से होता है, जब पेड़ जो होता है वो एक तरीके से उसके पास सिलाई धागे की तरह वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखता है, और जब ये पेड़ हट जाता है तो उसका सुरक्षा कवच ही हट जाता है और उसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है। ठीक है, तो ये पेड़ एक तरीके से सिलाई है, जो भगवान ने एक सिलाई करी हुई है, उस सिलाई को जब उखाड़ते हैं तो पूरी की पूरी मिट्टी नुकसान। और इसके अलावा ये जो आपके पेड़ होते हैं वो मिट्टियों को और उपजाऊ बनाते हैं क्योंकि ह्यूमस उसमें अपनी टहनियों अपनी पत्तियों से ह्यूमस को बढ़ाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हैव बीन denuded practically in most part of India
बट दियर इफेक्ट ऑन, देखो यहाँ पर देखो कि जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, वो तो पूरे ही पूरे इंडिया में काटे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर भूमि का कटान ज्यादा होगा, जहां पर स्लोप या ढलान ज्यादा हो। तो भूमि का कटान, आप सोचिए कि उत्तरांचल के पहाड़ अगर हमने काटे तो क्या होगा उत्तरांचल में, सारी की सारी ऊपर की भूमि गिर के नीचे आती जाएगी, और वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और खतरनाक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रेविटी भी उसके अपोजिट होती है, सॉइल को इरोड करने के लिए फेवरेबल होती है, गुरुत्वाकर्षण जो है उसको और बल देता है। A fairly large area of arable land in the irrigated zone of India is becoming saline because of over irrigation. ज्यादा सिंचाई करने से सैलिनिटी बढ़ रही है। जितना ज्यादा सिंचाई, एक तो सिंचाई कर रहे हो, फिर साथ में उसमें अलग अलग तरीके के साल्ट मिला रहे हो, तो पानी तो उड़ जाता है, वो साल्ट रह जाता है। और द साल्ट लॉज इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम्स अप। अब तुम्हारा देखोगे ओवर इरिगेशन से एक और प्रॉब्लम होती है कि जो नीचे का पानी है वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है, और जो नीचे का सॉइल होता है और साल्ट होता है वो ऊपर की जगहों पर और आके जमा होता है। तो हमारी जो उत्पादकता, ज्यादा पानी, कोई भी चीज को जितना जरूरी है उतना ही पानी दीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं सॉइल के लिए। Unless the soil gets enough humus, chemical hardens it and reduces its fertility in the long run. अगर उसको ज्यादा ह्यूमस नहीं मिला तो केमिकल क्या करते हैं, मिट्टी को कठोर बना देते हैं और इसकी उत्पादकता को लंबे समय में खराब कर देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर कॉमन है, जितने भी रिवर वैली के प्रोजेक्ट जहां जहां चल रहे हैं, जहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन, खूब पानी पहुंचाया जा रहा है, खूब खाद दी जा रही है, ठीक है, उनको ये सेंसिटिविटी ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमारे सेहत पर भी नुकसान हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों की भी सेहत पर नुकसान हो रहा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर सम डिग्री। आप सोचो हमारे भारत का आधे से आधा जो इलाका है, कुछ न कुछ उसमें नुकसान पहुंच रहा है जमीन पर। एवरी ईयर इंडियन लॉसेस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉइल। हमारे जो है लाखों टन जो है सॉइल जो है खराब हो रही है, और इसकी वजह से उसके पोषक पदार्थ भी खराब हो रहे हैं, और इससे हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता को नुकसान पहुंच रहा है। तो जरूरी है कि हम इससे बचाएं। सॉइल कंजर्वेशन में आप देखोगे कि हमें धीमे धीमे अलग अलग तरीके से, जैसे क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम ये करें कि सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए ऑर्गेनिक खेती करें, ठीक है। और जो है तुम्हारा जो है इसमें हम जो तुम्हारे स्लोप है उसमें ऐसी फार्मिंग करें जिसमें जो है स्लोप जो है नुकसान ना पहुंचे उस पर। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, हम जो है खाद का इस्तेमाल कम करें, या हम कॉन्टूर बैरियर बनाएं, या हम ओवर ग्रेजिंग को कम करें। आगे हम दिखाएंगे कॉन्टूर बंडिंग करें, कॉन्टूर टेरेसिंग करें, ये सब, या मिक्स फार्मिंग करें। तो ये सब चीजें हम, अब देखो फिंगर गलीज क्या होता है, ये है फिंगर गलीज, ये देखो यही गली है, ठीक है, तो ये फिंगर गलीज होता है। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग टेरेस बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दिखाएंगे टेरेस क्या होता है। और जो बिगर गलीज हैं उसमें, उसके लिए हम चेक डैम बना सकते हैं। बड़े बड़ी गलीज हैं उनको रोकने के लिए, उसमें और अपर्दन ना हो तो बीच में पत्थर लगा दे तो पानी ज्यादा उसको बहा के ले नहीं जाएगा। और जो फिंगर गलीज है उसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ये देखो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन टिलेज ये क्या होता है कि जब एक बार भूमि का खेती कर दिया उसके बाद जो है हम भूमि को थोड़ा ढक देते हैं, कुछ देर के लिए उसको खेती नहीं करते, जिससे कि उसमें उत्पादकता बनी रहे। कंटूर फार्मिंग अभी देखते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो एक होता है मल्चिंग। इसमें क्या होता है कि जो बेयर ग्राउंड होता है, दो प्लांट्स के बीच में जो खाली ग्राउंड होता है उसको क्या करते हैं ये लोग घास फूस से भर देते हैं, जिससे कि उसमें मॉइस्चर जो है वो भाप बन के उड़ता नहीं है और मॉइस्चर वहीं बना रहता है, और पानी के द्वारा उसका जो है अपर्दन भी नहीं होता, सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होता। दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। फिर कॉन्टूर बैरियर। कॉन्टूर क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्टूर, बताइए।
नहीं पता? भैया करते क्या है कि मतलब इंक्लाइंड सरफेस पे एक टेरेस टाइप का बनाने का कोशिश करते हैं, कुछ कंटूर्स के बैरियर लगा के। कॉन्टूर, व्हाट इज कॉन्टूर? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्टूर क्या है? एक कोई स्पेसिफाइड बताए? एरिया जो किसी बैरियर से बंधा हुआ हो, मतलब कि कंटूर इज नॉट एन एरिया, ठीक है? कंटूर कुछ और है। कोई बता सकता है? किसी लोग को पहले पढ़ाए थे कुछ कंटूर वंटूर याद है? बताओ भाई। अंशु या सर। याद है सर कंटूर? सर इसमें जो है ना सर, थोड़ा सीढ़ीदार नुमा। देखो वो तो सर एक्चुअली हिली एरियाज पे, सर हिली हाँ, एरियाज पे जो खेती की जाती है तो उसके साइड साइड में सर कुछ कुछ मतलब ऐसे प्लांट ऐसे वो पानी रोकने के लिए बनाया जाता है कॉन्टूर बैरियर। कंटूर क्या एज होता है? टाइप केस होता हाँ, है। क्या बोल रहे हो निश्चित? सर बाउंड्री मींस एज, मतलब हाँ, किसी बाउंड्री इन द सेंस। एक्चुअली होता क्या है कि जो तुम्हारे हिल होते हैं, अगर नीचे से देखोगे तो समान ऊंचाई की कुछ बाउंड्री लाइंस होती हैं जो सेम ऊंचाई पर होती हैं, ठीक है? जो एज होते हैं उन्हीं को कॉन्टूर्स कहते हैं। जो कि दिन का स्लोप देखोगे एकदम सेम टाइप का कॉन्टूर, एक तरीके का एज है, और इस एज पर तुम देख रहे हो वो वहां पर क्या कुछ गड्ढा लगा देंगे, कुछ स्टोन लगा देंगे कि जो ऊपर से पानी आ रहा है उसकी गति रुक जाए, ठीक है? तो उन्हीं गड्ढों को, उन एजेस को कॉन्टूर कहते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर्स। तो ये जो है यहाँ पर अलोंग कॉन्टूर्स, उन जो तुम्हारा एजेस हैं या तुम्हारी जो बाउंड्रीज हैं उन पर जो चीजें करते हैं, या तो वहां पर खेती करने लगेंगे, या तो वहां पे खाई बना लेंगे, स्टोन बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड रॉक डैम। ये देख लो, यहाँ से पानी आ रहा है और ये तुम्हारी गली है, अब इसको यहाँ रॉक डैम, तो इसका पानी का गति धीमा हो गया, और इसकी वजह से जो तुम्हारा सॉइल थी, मिट्टी थी, यहाँ कुछ जमा होने लगेगी, वो मिट्टी का अपरदन रुक जाएगा। ये है टेरेस फॉर्मिंग। तो यहाँ पर कॉन्टूर ये क्या करते हैं कि जो तुम्हारे एजेस हैं उनको और चौड़ा करके टेरेस टाइप का बना देते हैं कि उनकी स्लोप जो है वो थोड़ी कम हो जाए, तो यहाँ से पानी आराम से यहाँ पहले रुके, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ जाए, बहुत ही आराम से उसकी गति जो है घट जाए, ठीक है? और जब गति घटेगी तो सॉइल इरोजन भी घटेगा, जो यहाँ से पानी जो मिट्टी कट के आएगी वो यहाँ जमा हो जाएगी, फिर यहाँ वो यहाँ जमा हो जाएगी, धीमे धीमे उसकी गति कम हो जाएगी। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं कि अल्टरनेट रोज पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी को जो है अलग अलग प्रकार की फसल को उगाते हैं, ठीक है? इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in alternate rows and are sown at different types to protect the soil from कंटूर को भैया, हेलो, हाँ कंटूर को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं समोच्च जुताई, मतलब समान ऊंचाई हो उस ढंग से जुताई होना उसका। समान ऊंचाई की जो लाइन होती है एज, दैट इज कॉल्ड कंटूर्स, जी, ठीक है? तो एक ही ऊंचाई पर है, तब एक्चुअली जब एक ऊंचाई को तुम पकड़ लोगे ना तो उस ऊंचाई पर जो स्लोप होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, और जी उनको भैया। जो है तुम अगर उसके अलावा काम करोगे तो फिर वहां पर वो रुक जाएगा। जी, दैट इज कॉल्ड। सर ये सीढ़ी नुमा भी तो होता है, मतलब स्ट्रक्चर में क्या? खेती इसकी सीढ़ी नुमा होती है। वो टेरेस फार्मिंग कहते हैं ना उसको। एक कंटूर फार्मिंग में क्या होता है पता नहीं, उसका फिगरवा कहाँ चला गया। कंटूर फार्मिंग में क्या करते हैं, ऐसे लहरदार करके बनाते, जो तुम्हारे गड्ढे होते हैं ना, जहां जहां स्लोप होता है उस गड्ढों में ही फार्मिंग करने लगते हैं उसको, कि जो है वहां पर खेती सर तो करते मतलब हैं ये जो जिसको सर जो गड्ढे होते हैं वो सब पहले से होते हैं ना? हाँ, तो पहले से होते हैं, तो उस अच्छा टेरेस तो सर फार्मिंग, पहले से जो गड्ढे बने होते हैं सर उसी में तो वो लोग फार्मिंग करने लगते हैं। वो टेरेस फार्मिंग में उसको टेरेस का रूप दिया जाता है। कंटूर फार्मिंग में उसके अलावा, हेलो हाँ भैया, बोलो। जो है होता क्या है इसमें, होता क्या है कि जो कंटूर फार्मिंग प्लाइंग जो होता है एकदम समकोण पर होता है, जैसे टेरेस वाले में क्या टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसमें समकोण पर होता है जो है, देखो जो मिट्टी एक्चुअली की जुताई जो होती है उसमें क्या, अभी फोटो ही डाले थे, वो फोटो चली गई, नहीं तो हम पहले क्लासेस में बताए हैं लोगों को 7th या 8th वाली एनसीईआरटी में। उसमें आप देखोगे कि जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर तुम देख रहे हो कि फ्लैट बन रहा है, ये तुम्हारा जो टेरेस है थोड़ा फ्लैट है,
तो क्या ऐसा जी इस प्रकार का आकार होता है क्या पहाड़ का, कि बनाया जाता है? बनाया जाता है। बनाया जाता है भैया। कंटूर में क्या होता है, यहाँ पर तुम जो देख रहे हो, क्या ये आकार बनाया गया है, ये ऑटोमेटिकली इसको भर दिया गया है? अगर इन आकारों पर जिस तरह की तुम्हारी ऐसे लहरदार आकार है, यहाँ बीच में खेती होने लगे, यहाँ पर कुछ वेजिटेशन को डाल दिया जाए, यहाँ घास वास उगा दी जाए अगल बगल खेती की, तो वो कंटूर प्लॉइंग होगी, जिसमें तुम क्या करोगे, जी एलोंग द सेम लाइन जो फार्मिंग करोगे वो कंटूर, या तो कंटूर में बैरियर लगा दो, स्टोन लगा दो, सॉयल जी भैया। लगा दो, इस तरह लगा दो, या कंटूर को में तुम फार्मिंग करने लगो वहां पर कुछ ऐसा करो, तो भी वो जी रोक देगा बहाव को। मतलब सर जी इसमें जी गड्ढा होता है अपने आप से, हाँ, अपना खुद का गड्ढा जो होता है उसी इसी को कहते हैं। खुद का गड्ढा होता है। तो वो बड़ा सा गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में लोग अपना व्यवस्था करते हैं। मेन है कि मिट्टी के बहाव को रोकना है, बस हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे कंटूर होता क्या है, मतलब उसको थोड़ा समझ जो, क्योंकि वो बहुत बार आता है। इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज जो है, इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, एक शेल्टर बेल्ट बना देते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ढेर सारी जो पेड़ होते हैं हवा के सामने उसको खड़ा कर देते हैं कि बाहर से जो हवा आ रही सामने से वो क्या होगी, वो धीमी हो जाएगी, और जो उसके पीछे की मिट्टी है वो क्या होगी, वो जल्दी उड़ेगी नहीं। लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, उसको क्या कर रहे हैं, जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड आपकी सुटेबल नहीं है वहां पर चारागाह बना दे रहे हैं कि यहाँ पर अपने खेत लेके जाओ जानवर और। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न, देखो वेस्टर्न राजस्थान में एक संस्था है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कैसे जो तुम्हारे जो पत्थर के सॉरी बालू के टीले हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर, इसने क्या किया है, जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है, इसने हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्लान बनाए कैसे सॉइल कंजर्व किया जाए। देखो मिट्टी तब तक नहीं संरक्षित की जा सकती जब तक जनता का आंदोलन ना बनाया जाए, उसी तरह जब तक पेड़, हर एक चीज तभी हो सकता है जब जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। कोई सरकार कुछ अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के एम्प्लॉय बस 10 से 5 ड्यूटी करके भागना चाहते हैं, उनको सैलरी चाहिए बस लास्ट डे। लेकिन जनता बचना चाहती है, वो बीमार नहीं पड़ना चाहती है, वो प्रदूषण नहीं झेलना चाहती है, पानी की कमी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रोज अफेक्ट करता है। तो जो इसको अफेक्ट करता है उसी को अगर गार्ड बना दो, उसी को अगर तुम पार्टिसिपेट करने लगो, तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से उसकी संरक्षण करेगा, बशर्ते कि वो सरकारी ऑफिस के एम्प्लॉय जिनको लगता है कि अरे हम यहाँ के बासिंदे थोड़ी, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी, 10 से 5 काटो, रिटायरमेंट तक धीमे धीमे काट के निकालो। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मैक्सिमम गवर्नमेंट के प्लान्स फेल होते हैं, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन शून्य होता है। These plans are based on the, ये जो प्लान बनाए गए हैं सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड के द्वारा, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन लैंड का जिस कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके हिसाब से, और लोगों का बिहेवियर कैसा है, सामाजिक बिहेवियर, उसके हिसाब से बनाए गए हैं। और लेकिन ये प्लान जो है टुकड़ों में है, फ्रेगमेंटल है, और इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग देयरफॉर सीन, अब इसलिए अब एक नया तरीका बनाया जा रहा है कि ऐसा लैंड यूज हो जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड हो, मतलब खेती भी हो रही है, चारागाह का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही है, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि सोलर पैनल भी लगाए हैं। तो इससे क्या होगा, जब जोड़ के चलेंगे तो, क्योंकि एक जमीन पे कई काम हो सकते हैं, तो आप उसको सॉइल कंजर्वेशन का कोई एक प्लान नहीं बना सकते। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग बहुत बेहतर टेक्निक है, उसमें सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लैंड को क्लासिफाई करना चाहिए। लैंड यूज मैप वो बनाना चाहिए कि लैंड का कैसे कैसे यूज हो रहा है, और लैंड को सही उपयोग में देना चाहिए। और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशन रेस्ट ऑन द पीपल हु ऑपरेट एंड मेन जिम्मेदारी हमेशा लोगों की ही है कि उसकी सुरक्षा और संरक्षण करें। तो ये था चैप्टर आप लोग का, कल आप लोग का आखिरी चैप्टर होगा, और ये फिर इंडियन ज्योग्राफी 11th की खत्म। और इसके साथ साथ क्वेश्चंस को देखिए, आप जितना लगाएंगे, हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, इसका कुछ मतलब है, तो क्वेश्चंस जरूर लगाइए, क्योंकि वही आपको क्लैरिटी देंगे। ठीक है, ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग का एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन। तो कुछ चीजें जो छूट जाती हैं या कुछ चीजें यहाँ नहीं समझ आती हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू समझ आती हैं।
तो क्वेश्चन को एकदम साइड में मत रखिए, बिकॉज प्रीलिम्स क्वेश्चन के रूप में आता है। तो क्वेश्चंस के साथ जितना यूज टू होंगे उतना अच्छा रहेगा। आप भी क्वेश्चन समझने लगेंगे, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगेंगे और ज्यादा फायदा होगा। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाए, यू कैन इवन कांट इमेजिन, इतने क्वेश्चन लगाए, और उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। और इसकी वजह से देखो मैं टेस्ट भी बना पाता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं 5 मिनट में। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।